हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग आपके डेफिनेशंस हैं। इसके जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन कंप्लेंट तक कर लिया था। सेक्शन 2 के सब जो डी है उसका हमने पार्ट कंप्लेंट यानी परिवाद क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे अगली जो जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, सभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें आपके जो ई बताया गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मीन्स क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए किसमें सेक्शन 2 के किस खंड में बताया गया है। तो किस खंड में बताया गया है? ई में बताया गया हाई कोर्ट। बेसिकली हाई कोर्ट का मतलब क्या, अगर मान लीजिए किसी इन अगर आप इसको देखें, इन रिलेशन टू एनी स्टेट हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, अगर किसी राज्य के संबंध में तो उस राज्य का उच्च न्यायालय हो गया। अगर किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में समझें, लिखा है टू यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय लॉ, दैट हाई कोर्ट। जिस जिस लॉ के द्वारा जिस उस यूनियन टेरिटरी के लिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का जो अगर घोषित कर दिया होगा तो वह उच्च न्यायालय माना जाएगा। और अगर मान लीजिए एनी अदर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए, तो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर द टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हाईएस्ट कोर्ट होगा किसके क्रिमिनल अपील के लिए, तो वो आपके हाई कोर्ट माना जाएगा। बेसिकली आपको सिर्फ इसमें इतना पता होना चाहिए हाई कोर्ट कहां पर दिया गया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगला ऐसे ही इंडिया है, तो इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया भारत की परिभाषा बहुत से एक्ट्स में दी गई है। यहाँ पर बताया गया है इंडिया मतलब मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स, यानी कि बेराज क्षेत्र, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर यह संहिता लागू होती है। जहां जहां पर ध्यान रखिएगा, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत इंडिया से मतलब क्या है भाई? जम्मू कश्मीर। अब आपके आफ्टर जब 370 में अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल में, उसके पश्चात अब आपके सीआरपीसी पूरे इंडिया पे यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जहां तक है टोटल आपके लागू होती है। ठीक है, तो वो सारे क्षेत्र जहां पर ये संहिता लागू होती है भारत माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंक्वायरी। अब इंक्वायरी क्या होती है? इसको बेसिकली इंक्वायरी हिंदी में हम इसको जांच कहते हैं। सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं इंक्वायरी पुलिस करती है, ठीक है, क्योंकि सामान्य बोलचाल में। लेकिन पुलिस जो करती है वो आपके इन्वेस्टिगेशन करती है, अन्वेषण। ध्यान रखिएगा, आगे आएगा, अन्वेषण करती है पुलिस जो है, अन्वेषण करती है। इसके जस्ट आगे आता है। और जो इंक्वायरी है वो कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। तो देखो यहां पे लिखा है इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो यानी इसका मतलब क्या है? इंक्वायरी का मतलब ये है कि विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक प्रकार की जांच जो मजिस्ट्रेट और इस संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा की जाती है, जांच कहलाती है। तो इस डेफिनेशन से आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर इंक्वायरी है क्या। तो इसको मतलब को हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इंक्वायरी, यहां पे एक शब्द है ट्रायल। ट्रायल का मतलब हिंदी में कहते हैं विचारण। तो क्या लिखा है? विचारण से भिन्न, यानी कि विचारण, तो इंक्वायरी यानी विचारण नहीं है। तो विचारण क्या है? तो ट्रायल एक बेसिकली आपके क्या है, किसी भी पर्सन के दोष और निर्दोषपन की जो जांच की जाती है कोर्ट के द्वारा, वो ट्रायल कहलाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिए, ए ने भाई एग्जांपल कि ए पे एलिगेशन है, एक एक्यूज्ड है कि इसने बी का मर्डर किया है, ठीक है। तो अब यहां पर ए का जो ट्रायल चलेगा वो इस चीज को चेक करने के लिए चलेगा कि क्या ए ने मर्डर किया है या नहीं किया है। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रायल कहलाएगी। तो ट्रायल से पहले जितनी भी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है वो सब आपके जांच कहलाती है। इनको उससे पहले जो भी जितने भी कार्य करता है, जितने भी कार्य मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं वो सब जांच कहलाते हैं। जैसे ही आपके प्रक्रिया इसकी स्टार्ट हो जाती है, आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जिसमें भी आपके क्या चीज व्यक्ति के, एक अभियुक्त व्यक्ति के दोषी और निर्दोषपन की जांच की जाती है, वो सब विचारण के अंतर्गत आएगा। तो शुद्ध रूप में जांच समझे तो शुद्ध रूप में जांच क्या है? शुद्ध रूप में जांच एक तरीके की कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाने वाली जो भी कार्यवाहियां जो विचारण से भिन्न होती हैं वह आपकी जांच कहलाती हैं। और विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के दोषी और निर्दोषपन को इंश्योर करती है। चलिए, तो ये आपके हो गया इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये जो हमने आगे अभी पढ़ा, जैसे हम जांचते पुलिस इंक्वायरी करती है, पुलिस इंक्वायरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी इस संहिता के अंदर सारी भी प्रक्रियाएं फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, किसके लिए, जो साक्ष्य को एकत्र करने के लिए, कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, यानी किसके द्वारा कलेक्ट करने के लिए, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर कर सकता है जो मजिस्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है, अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। जैसे मान लीजिए किसी अन्य ऑफिसर को या अन्य पर्सन को जिसको मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया गया, ऑथराइज यानी प्राधिकार बनाया गया है। आप देखो इसको समअप करते हैं सरल भाषा में, देखो इसको इस तरह समझ सकते हैं। इसे मान लीजिए भाई एक एक्यूज्ड है, किसी इसने कोई अपराध किया है, ये अभियुक्त है, ठीक है, इस पर अभियोग लगा, तो बेसिकली हमारी प्रक्रिया कैसे चलती है, मान लीजिए इस पर भैया एलिगेशन लगा कि इसने बी का हत्या की है, मर्डर किया है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर भाई 154 में क्या होगा, आपके 154 में इसके खिलाफ भाई एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर करने के बाद एक आईओ होता, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं उसको, आईओ बेसिकली पुलिस ऑफिसर होते हैं, और कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि कोई व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर देता है। आईओ बेसिकली क्या करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है भाई, आपके अन्वेषण करता अधिकारी, वह इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या ए ने बी की हत्या की है, उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस होंगे, ध्यान रखिए साक्ष्य, उन साक्ष्यों को कलेक्ट करता है। यही लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ऑल द प्रोसीडिंग्स, यानी जितने, अब उस साक्ष्य कलेक्ट करने में क्या होगा, हो सकता है कि ए को बी की हत्या करते हुए सी ने देखा हो, ठीक है, तो ये आई विटनेस हो गए, या मान लीजिए ए ने बी को 2-4 दिन पहले धमकी दी हो, ठीक है, थ्रेट किया हो, 2-4 लोगों ने सुना हो, उसके लिए उन लोगों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, या ए ने जिस वेपन से बी की हत्या की है वो वेपन कलेक्ट करना, ठीक है, तो ये सारी जितनी प्रक्रियाएं हैं, किसी भी जगह पर जाना, मौका मुआयना करना, ठीक है, एटसेट्रा, टोटल प्रोसीडिंग्स, जो सभी प्रक्रियाएं किसमें आती हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती हैं। और तो इसलिए जो पुलिस ऑफिसर है वह आपके यहाँ पे जो भी पुलिस ऑफिसर या किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा की जाती है, तो ये सब क्या कहलाता है, आपके अन्वेषण कहलाता है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ये आई में बताया गया है, इसको आप बस ये पता होना चाहिए कहां पर बताया गया, और दो बातें पता होनी चाहिए। क्या लिखा है, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, यानी शपथ पर साक्ष्य को वैध रूप से लिया जा सकता है या लिया जाता है। दो बातें, क्या लिखा है, एविडेंसेस इज और मे बी, यानी कि या तो लिया जा सकता है या लिया जाता है, तो भाई आपके क्या न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक कार्यवाही कहलाती है। बस आपको पता ही ऐसी होनी चाहिए कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कहां पर दी गई है। अब ऐसे ही लोकल जुरिडिक्शन, ये स्थानीय अधिकारिता होती है, हर कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन होती है, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स में सीपीसी में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर कई आपके जुरिडिक्शन, यहाँ पर पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है, वो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर लोकल जुरिडिक्शन क्या है, इन लोकल जुरिडिक्शन का मतलब ये है कि इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or its powers under this code। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल जुरिडिक्शन यानी वो एरिया जहां पर कोर्ट और मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय और मजिस्ट्रेट अपनी जो भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का या किन्हीं शक्तियों का क्या लिखा गया, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। अब ध्यान रखो, उसका मतलब सिंपल ये है कि इसे मान लीजिए, ये आप मान लीजिए आप सिविल जज बन जाते हैं, ठीक है, सिविल जज बनने के बाद बीसीजे क्रॉस कर लिया, सिविल जज बन गए, तो आपका एक स्पेसिफिक एरिया होगा। मान लीजिए आप बरेली जिले में, ठीक है, आप बरेली जिले में हैं, तो आपको एक जिले का एक पार्ट, मान लीजिए ये एरिया आपका है, ठीक है, तो ये लोकल, इसमें आप अपने जो पावर्स का यूज कर रहे हैं, सारी पावर, जो भी पावर्स का यूज कर रहे हैं, तो ये लोकल जुरिडिक्शन है, ठीक है, आपके कोर्ट का, आपका, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है कि पूरा स्टेट आएगा या जितना भी उसका पार्ट आएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो देखो ये हायरार्की आपको पता होगी, आगे बढ़ाएंगे भी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो जुडिशरी का जो हायरार्की है वो इस तरीके से काम करती है। अगर देखें तो जिला लेवल पे आपके सबसे हाई लेवल पे अगर देखा जाए, उसको यहीं पे देख लेते हैं। अगर हाई लेवल पे देखा जाए तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट,
ठीक है, उसके बाद जिले लेवल पे देखें, ये तो हमारे पैट जो सबसे एपेक्स कोर्ट है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद एडीजे, इसमें दो रैंक होती है, एक एडिशनल होता है, एक असिस्टेंट होता है। एडीजे और डीजे दोनों सिमिलर होते हैं, असिस्टेंट इससे इन दोनों से लोअर होता है, सहायक एक होता है अपर सेशन न्यायाधीश, दूसरा सहायक सेशन न्यायाधीश। ठीक है, इसके पश्चात फिर आता है आपके सीजीएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर एसीजीएम, फिर एसीजीएम के बाद आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आपके सीनियर डिवीजन आता है इसमें। और कुछ स्टेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट डिवीजन ही होता है, कुछ स्टेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड डिवीजन भी होता है। इसके पैरेलल एक और चलता है, अगर जो जो क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं, जो महानगर क्षेत्र, यानी जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है, और जहां महानगर क्षेत्र, वहां पर आपके एक होता एमएम, यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर ऐसे सीएमएम होता है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, फिर एसीएमएम होता है, फिर आपके एमएम। तो यहाँ पर ये जेएम फर्स्ट क्लास और एमएम जो होते हैं महानगर मजिस्ट्रेट, ये दोनों सिमिलर रैंक के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या लिखा गया, मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है वो क्या लिखा गया, मींस द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8, यानी जो धारा 8 के अंतर्गत जिसे महानगर क्षेत्र बनाया गया है या समझा जाता है, वो महानगर क्षेत्र माना जाएगा। तो इसकी परिभाषा धारा 8 में है, और धारा 8 ये कहती है, जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में करके उनको महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल दिया गया है, जो हमने कल डिस्कस भी कर लिया था। तो अगला पॉइंट अगर पढ़ें तो एल में इसकी परिभाषा दी गई है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या लिखा है, सिंपल एक शब्द याद होना चाहिए आपको, A police officer has no authority to arrest without warrant, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को विदाउट मतलब किसी अथॉरिटी के बगैर, यानी कि विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पावर नहीं होती है, अथॉरिटी नहीं होती है। तो ये आपके हो गया इसमें। अब इसके बाद अगर हम देखें तो परिभाषा आपकी एल में भी है। ठीक है, वो एल के एम है नोटिफिकेशन, उसमें फिर एन में आपके ऑफेंस बताया गया है, ओ में पुलिस ऑफिसर बताया गया है, पी में प्लेस बताया गया है, क्यू में प्लीडर बताया गया है, ठीक है, आर में पुलिस रिपोर्ट बताई गई है, एस में पुलिस स्टेशन बताया गया है, और टी में आपके प्रिस्क्राइब्ड है में भी, और यू में लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, बी में सब डिविजनल है। ठीक है, लेकिन अब ये सब परिभाषाएं आपको सिर्फ आपको याद होनी चाहिए, वो बेयर में आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन परिभाषा पूछी जाती है वो आपको यहाँ पता होनी चाहिए। दूसरा है डब्ल्यू में, कल की वीडियो में शायद बी तक बोल दिया था मैंने, डब्ल्यू में यहाँ पे आप डब्ल्यू 22 तक परिभाषा दी गई है। तो डब्ल्यू में क्या, समन केस, ये ध्यान रखिएगा, समन्स केस सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। सिंपल मतलब परिभाषा यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, पूछता है आपसे बाई समन केस कहाँ बताया गया है। दूसरी बात, सिंपल मतलब क्या रहेगा, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, यानी मतलब दो बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि समन का मतलब ये अपराध से तो रिलेटेड होता है वह मामला, लेकिन वारंट केस नहीं होता, तो हमें वारंट को भी पता होना चाहिए, वारंट क्या है। तो वारंट, इस दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे तो इसको विक्टिम को बाद में देख लेंगे। तो वारंट केस देख लेते हैं। वारंट केस का मतलब क्या है, मीन्स अ केस relating to an offense punishable with death, imprisonment or for life of imprisonment for a term exceeding 2 years। यानी कि मतलब क्या लिखा गया है, इसका मतलब ये लिखा गया है कि इसको इस तरीके से अगर चार्ट के रूप में देखें तो यानी कि समन, यहाँ पे समन मामला, यहाँ वारंट मामला। ठीक है, तो समन मामले में सिंपल तौर पे लिखा है अपराध से तो रिलेटेड होता है, परंतु वारंट मामला नहीं होता। वारंट मामला क्या है कि ऐसे मामले जो 2 इयर्स, जिसमें पनिशमेंट 2 इयर्स प्लस हो, डेथ हो या लाइफ इंप्रिजमेंट हो। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन 2 इयर्स, यानी कि जिन जिन अपराधों में 2 साल से कम सजा दी जा सकती है, वो आपके समन मामले होंगे। और ये जो में 2 वर्ष से अधिक या फिर मृत्यु या आजीवन कारावास जैसे, वो आपके वारंट मामले होंगे। तो ये सिंपल तौर पर परिभाषा दी गई है, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली वारंट केस जो होते हैं वो आपके थोड़े गंभीर प्रकृति के होते हैं, समन मामले थोड़े कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। डिवाइडेशन इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स है, ध्यान रखिएगा, विचारण की जो प्रक्रिया है वो दोनों की अलग अलग काम करती हैं, इसलिए इनमें डिफरेंशिएट किया गया है। अब एक परिभाषा आपकी और जोड़ी गई है जो विक्टिम है। ठीक है, ये इसमें बाय अमेंडमेंट जोड़ा गया है। तो इसकी मतलब क्या दिया इसमें, विक्टिम का मतलब पीड़ित व्यक्ति बताया गया है, मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, ध्यान रखना, हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी
caused by a reason of the act or omission for which the accused person has been charged। यानी कि क्या लिखा गया, पीड़ित वो व्यक्ति होगा जो किसी भी क्षति या क्षति से या फिर हानि से का उसके उसे होती है, जो किसी व्यक्ति के किसी, ध्यान रखें, यानी कि ए व्यक्ति, ये व्यक्ति बी है, मान लिया कोई ए ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन करता है जिस पर उसका अभी एलिगेशन, ध्यान रखना, ऐसा कोई एक्ट ओमिशन करता है जिसकी वजह से, ध्यान रखिए, जिसकी वजह से बी को कोई लॉस या इंजरी होता है, ध्यान रखिए, बी कोई लॉस या इंजरी होता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, विक्टिम कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति विक्टिम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ए जो है बी पर चाकू से हमला करता है तो इसे इंजरी होती है, भाई फिजिकल इंजरी हुई, ठीक है। तो ए द्वारा जो एक्ट किया गया उसकी वजह से बी को इंजरी हुई है, तो बी क्या होगा, बी यहां पर क्या होगा, आपके विक्टिम पर्सन कहलाएगा। इस विक्टिम में दो चीजें और जोड़ी जो आपको पता होनी चाहिए, प्री में कई बार पूछा गया है। विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल हायर, यानी उसके संरक्षक और उसका जो विधिक प्रतिनिधि होता है वो व्यक्ति भी विक्टिम के अंतर्गत माना जाता है। तो ये आपके कुल डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको आप पढ़ लीजिए। कोई चीज समझ में ना आई तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।